गुड मॉर्निंग बेटा। आप सब लोग तैयार हैं अपनी स्टोरी के साथ? चलिए तो हम शुरुआत करते हैं। हमारी पहली पार्टिसिपेंट है अनन्या। अनन्या। सुप्रभात, मेरा नाम अनन्या सिंह है। आज मैं जो कहानी सुनाने वाली हूँ उसका विषय है दो पत्थर। एक समय की बात है, एक मूर्तिकार जंगल में अपना ठेला लेकर जाता है। तभी उसे एक बहुत सुंदर पत्थर मिलता है। वो बोलता है, वाह, ये तो बहुत अच्छा पत्थर है, इससे बहुत अच्छी मूर्ति बनेगी। वो थोड़ा और आगे जाता है, उसे एक और पत्थर मिलता है। वो इतना सुंदर नहीं था, लेकिन वो उसे भी रख लेता है। घर जाने के बाद वो मूर्ति बनाने लगता है। तभी उसे उस पत्थर से आवाज आती है, अरे अरे, मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है, कृपया करके मुझे छोड़ दो। उस मूर्तिकार को उस पत्थर पे दया आ जाती है, तो वो उसे छोड़कर दूसरे पत्थर से मूर्ति बनाता है। मूर्ति बनाने के बाद वो बहुत सुंदर लगती है। तभी गांव में एक नया मंदिर बन रहा होता है, जिसके लिए मूर्ति चाहिए होती है। तो गांव का मंत्री और कुछ गांव वाले मूर्ति लेने आते हैं। उन्हें वही वाली मूर्ति पसंद आ जाती है जो मूर्तिकार ने बनाई थी। वो उसे ले जाने ही लगते हैं। तभी एक जना बोलता है, अरे, मूर्ति के सामने रखने के लिए एक पत्थर भी तो चाहिए ताकि हम नारियल फोड़ सके। तो वो आसपास देखते, उसे वही पत्थर मिलता है जिसे मूर्तिकार ने छोड़ दिया था। वो उसे ले जाते मंदिर में। मूर्ति को रखने के बाद लोग मूर्ति की पूजा करते हैं, उसे दूध और मक्खन से नहलाते और उस पर फूलों की बरसात करते। एकदम से दूसरे वाले पत्थर पे कुछ लोग नारियल फोड़ने लगते। फिर कुछ दिनों बाद वो दोनों पत्थर आपस में बात कर रहे होते। पत्थर मूर्ति बने पत्थर से बोलते हैं, तुम कितने खुशकिस्मत हो, तुम्हारे लोग आरती उतारते, तुम्हारे को दूध और मक्खन से नहलाते, तुम्हारे पे फूलों की बरसात करते और मुझे लोग नारियल फोड़ने में काम लेते हैं। तभी मूर्ति बना पत्थर बोलता है, अभी तुम मेरी जगह हो सकते थे अगर तुम मुसीबतों का सामना करते और घबराते नहीं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, सफलता हमें तभी मिलती है जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं। धन्यवाद। वेरी गुड अनन्या। नेक्स्ट इज अनुराग। अनुराग सिंह। सुप्रभात, मेरा नाम अनुराग सिंह डोबर है। मैं क्लास 4th A में पढ़ता हूँ। आज मैं आप सबको हिंदी स्टोरी टेलिंग CCA कंपटीशन में एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है किसान और दुष्ट सांप। सर्दियों के दिन थे। एक किसान अपने खेत में पानी पिलाकर सुबह घर लौट रहा था। अचानक से उसकी नजर एक सांप पर पड़ी, जो ठंड के मारे कांप रहा था। किसान को उस पर दया आ गई। किसान ने उसको उठाया और अपने घर ले आया। किसान ने उस सांप को अपने घर के चूल्हे के पास रख दिया। थोड़ी देर बाद जब चूल्हे की गर्मी पाकर सांप हिलने लगा, पास ही में किसान का बेटा खेल रहा था। सांप ने उसको काट लिया। बेटा चिल्लाया, रोया। यह सुनकर किसान दौड़ा दौड़ा आया और उसने लकड़ी उठाई और उस दुष्ट सांप को मार दिया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी बुरे स्वभाव वाले लोगों पर दया नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि समय निकलने पर वह हमें हानि ही पहुंचाते हैं। अतः हमें कभी बुरे लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। थैंक यू। बिल्कुल सही अनुराग, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट इज अनस। अनस। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम अनस हुसैन है और मैं क्लास 4th A में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको भेड़िया और बकरी के बारे में एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक दिन भेड़िया ने देखा कि बकरी एक ऊंची पहाड़ी पर घास चर रही थी। जैसे ही भेड़िया की नजर बकरी पर पड़ी, भेड़िया सोचने लगा, मैं तो इतनी ऊंचाई पर नहीं चढ़ सकता, क्यों ना बकरी को ही नीचे बुला लूं। फिर भेड़िया ने अपने मुंह में मीठी आवाज भरकर ये बोला कि बकरी रानी, तुम इतनी
ऊंची पहाड़ी पर कैसे चढ़ी? तुम्हारा पैर नहीं फिसला? फिर बकरी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, वो घास चढ़ती रही। फिर भेड़िया ने वापस कोशिश की, बकरी रानी यहाँ पर देखो, नीचे मीठी मीठी घास लगी है, तुम नीचे आकर खा लो। फिर बकरी ने उसकी बात सुन ली। बकरी ने बोला, तुमको तुम्हारी भोजन की चिंता है, अगर मैं नीचे आ गई तो तुम मुझे खा जाओगे, इसलिए हमें किसी की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। थैंक यू मैम। थैंक यू अनस। नेक्स्ट इज भूमिका पंचाल। भूमिका पंचाल। भूमिका अपना कैमरा सेट करिए बेटा। सुप्रभात, मेरा नाम भूमिका पांचाल है। मैं कक्षा चौथी अ में पढ़ती हूँ। मैं आज मित्रता के ऊपर कहानी सुनाने जा रही हूँ। उसका शीर्षक है मोती का मित्र। मोती तीसरी कक्षा में पढ़ता है। वह स्कूल जाते समय अपने साथ 2 रोटी लेकर जाता था। स्कूल जाते समय रास्ते में मंदिर के बाहर एक छोटी सी गाय रहती थी। वह दोनों रोटी उस गाय को खिलाया करता था। वह गाय को रोटी खिलाना कभी भी नहीं भूलता था। कभी कभी स्कूल जाने में देर होती तब भी वो उसको बिना रोटी खिलाए नहीं जाता था। स्कूल देर पहुंचने के कारण मैम उसको डांट भी लगाती थी। गाय मोती को देखकर बहुत खुश हो जाती थी। मोती भी उसको अपने हाथों से रोटी खिलाया करता था। दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। एक दिन की बात है, मोती बाजार से सामान लेकर लौट रहा था। रास्ते में मंदिर के सामने कुछ लड़कों ने उसे पकड़ लिया और उससे सामान छीनने लगे। गाय ने मोती को संकट में देख उसे बचाने के लिए दौड़ी। गाय को अपनी ओर आते सभी लड़के 9, 2, 11 हो गए। मोती ने गाय को गले लगा लिया और कहा, बचाने के लिए धन्यवाद। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, सच्ची मित्रता हमेशा सुखदायी होती है। धन्यवाद। थैंक यू भूमिका। बिल्कुल, हमें मित्रता बहुत सोच समझ के करनी चाहिए बेटा, है ना। चलिए नेक्स्ट है भूमिका सेन। भूमिका सेन। सुप्रभात, मेरा नाम भूमिका सेन, मैं कक्षा 4th A में पढ़ती हूँ। मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। उसका नाम है खरगोश और कछुआ। एक जंगल में एक खरगोश और एक कछुआ रहते थे। दोनों गहरे मित्र थे। दोनों ने निश्चय किया कि हम दौड़ लगा के देखते हैं, जो सबसे पहले बाग के किनारे तक पहुंचेगा वो विजय कहलाएगा। दोनों ने दौड़ शुरू की। शुरुआत में खरगोश आगे निकल गया और कछुआ पीछे रह गया। खरगोश ने सोचा, अभी कछुआ बहुत पीछे है, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। जितने में उससे नींद आ गई। फिर कछुआ अपनी धीमी चाल से आगे निकल गया। खरगोश की नींद खुली तब तक उसने देखा वो हार चुका था। शिक्षा हमें अपनी ताकत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। वेरी गुड भूमिका। नेक्स्ट है दृष्टि। दृष्टि। सुप्रभात आदरणीय गुरुजनों, मेरा नाम दृष्टि शर्मा है। मैं कक्षा 4th A में पढ़ती हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है गुरु नानक देव का विचित्र आशीर्वाद। एक समय आदरणीय गुरु नानक देव यात्रा करते हुए नास्तिक विचारधारा रखने वाले लोगों के गांव में पहुंचे। वहां बसे लोगों ने उनका आदर सत्कार नहीं किया, उन्हें कटु वचन बोले और तिरस्कार किया। इतना सब होने के बाद भी जाते समय ठिठोली लेते हुए
गुरु नानक देव से आशीर्वाद देने को कहा। नानक देव मुस्कुराए और उन्होंने बोला, आबाद रहो। घूमते हुए वह एक दूसरे गांव में पहुंचे। उस गांव के लोग नेक, दयालु और भगवान पर आस्था रखने वाले लोग थे। उन्होंने बड़े भाव से सभी का स्वागत सत्कार किया और जाते समय आशीर्वाद देने की प्रार्थना की, जिस पर गुरु नानक देव ने कहा, उजड़ जाओ। इतना कहकर वह वहां से निकल गए। उनके शिष्य उनके पीछे पीछे चलने लगे। चलते चलते एक शिष्य अपने आप को रोक नहीं पाया और बोला, हे देव, आपने तिरस्कार करने वाले दुष्ट और दुर्जन लोगों को आबाद रहने का आशीर्वाद दिया और सत्कार करने वाले अच्छे लोगों को उजड़ जाने का कठोर आशीर्वाद क्यों दिया? जिस पर नानक देव ने कहा, सज्जन व्यक्ति जहाँ भी जाएगा अपनी सज्जनता से वातावरण उत्तम बना देगा, पर दुष्ट या दुर्जन व्यक्ति जहाँ भी जाएगा अपने आचार विचार से वातावरण दूषित ही बनाएगा। इसलिए मैंने उन्हें आबाद रहने का आशीर्वाद दिया। अपने प्रभु की ऐसी तर्कपूर्ण बात सुनकर शिष्य को संतुष्ट हुआ और सारे शिष्य अपने मार्ग की ओर चलते बने। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें भी दूसरे लोगों का सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू दृष्टि, बहुत ही सुंदर कहानी थी आपकी। नेक्स्ट है जय आदित्य। जय आदित्य। आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, मैं जय आदित्य आना कक्षा चौथी। जय आदित्य, अपने कैमरे को अच्छे सेट करो बेटा, आप हमें नहीं दिख रहे हैं। 1 मिनट मैम। हाँ, और बेटा अननेसेसरी हाथ नहीं रेस किया करो। जय आदित्य, अच्छे से बैठिए बेटा, अच्छे से बैठिए। हाँ, थोड़ा पीछे होके बैठिए बेटा। हाँ जी, अब स्टार्ट कीजिए बेटा, चलिए। आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, मैं जय आदित्य आड़ा कक्षा चौथी का छात्र हूँ। मेरी कहानी एक सत्य घटना है जो हमें लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा देती है। भारत के राज्य तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक साधारण परिवार रहता था। वहाँ एक बालक हुआ जो बहुत तेज बुद्धि का था। जब उसको शिक्षक पढ़ाते तब वो पढ़ता नहीं। शिक्षक ने एक दिन बालक को लक्ष्य के बारे में समझाया। बालक ने प्रश्न किया कि लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करते हैं। तो शिक्षक एक दिन उसे एक नदी के किनारे लेकर गए और वहाँ पे बालक ने देखा कि बहुत सारे पशु पक्षी उड़ रहे हैं। फिर बालक की अचानक से नजर एक छोटे से पक्षी की ओर गई जो कि गई और वहां वो पक्षी उड़ने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वो उड़ नहीं पा रहा था क्योंकि उसके पंख कमजोर थे। वो हिम्मत नहीं आ रहा। वो कोशिश करता गया, उस कोशिश में सफल रहा। शिक्षक ने बोला कि अगर कुछ भी चीज ठान ले तो लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। फिर बालक ने मन लगाकर पढ़ाई करने लगा और वो करने लगा और इसी के साथ वो भारत देश के लिए उसने टेक्नोलॉजी इजाद की, जैसे मिसाइल टेक्नोलॉजी, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल, नाग जैसी मिसाइलें इजाद की और वो आगे चलकर भारत देश के राष्ट्रपति बने। ऐसे थे बहुत ही सादा जीवन जीने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि चलो जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति न
कर लो। थैंक यू, धन्यवाद। वेरी गुड जय आदित्य। नेक्स्ट इज खुशी निश्चल। सुप्रभात, मेरा नाम खुशी निश्चल है। मैं कक्षा चौथी ए में पढ़ती हूँ। मैं आज आपके सामने हिंदी कहानी 5 दिए सुनाने जा रही हूँ। एक घर में 5 दिए जल रहे थे और एक दिन जलते हुए दियों में से पहले दिए ने कहा कि इतना जलकर भी लोगों को मेरी रोशनी की परवाह नहीं है, तो इससे बेहतर यही होगा कि मैं बुझ जाऊं। इतना कहती ही वह दिया बुझ गया। आप जानते हैं वह दिया कौन था? वह दिया था उषा का। में दूसरा दिया जो शांति का प्रतीक था, वह कहने लगा कि शांति का रास्ता दिखाने के बावजूद भी लोग रह रहे हैं, जगह रहे हैं, इससे बेहतर यही होगा कि मैं बुझ जाऊं। वह भी बुझ गया। तीसरा दिया जो हिम्मत का प्रतीक था, वह अपनी हिम्मत खो बैठा और वह भी बुझ गया। चौथा दिया जो खुशहाली का प्रतीक था, वह बोलने लगा कि तीनों दियों ने तो हार मान ली, अब इसमें मेरा क्या वजूद है। तो यही कह के वह भी बुझ गया। अब उस घर में ना उत्साह था, ना शांति थी, ना हिम्मत थी, ना खुशहाली थी। अब उस घर में एक छोटा दिया ही जल रहा था। उस घर में एक लड़के ने प्रवेश किया और उसने 5वें दिए से चारों दियों को जला दिया। अब आप जानते हैं कि वह 5वां दिया कौन था? वह 5वां दिया था उम्मीद का दिया। हमें इससे ये शिक्षा मिलती है कि कभी हार नहीं मानने और अपनी उम्मीद साथ रखिए। धन्यवाद। बहुत सुंदर खुशी, बहुत। हमेशा हमें अपनी उम्मीद को जागृत रखना चाहिए, उसे मरना नहीं देना चाहिए। बहुत सुंदर कहानी थी। थैंक यू सो मच खुशी। नेक्स्ट इज कृषांक। मैम मैं क्लियर दिख रहा हूँ? हाँ आप अच्छे दिख रहे हैं बेटा, स्टार्ट कीजिए। मैम मेरा नाम कृषांक संघी है। मैं आज आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरे कहानी का शीर्षक है किसान राजकुमारी। यह कहानी कंसारी राजकुमारी की है। कंसारी एक बड़ी शक्तिशाली राजा की बेटी थी। वह राजकुमारी थी लेकिन वह बचपन से ही किसान बनना चाहती थी। इस बात से उसके पिता बहुत नाराज रहते थे और इसलिए जब कंसारी बड़ी हुई तब उसके पिता ने उसे महल से बाहर निकाल दिया और गुस्से से कहा, निकल जाओ महल से। जब तुम्हें पता चलेगा कि जीवन कितना कठिन है, जब तुम्हें होश आएगा। इस कंसारी ने बचपन से संभाल रखे बीजों की पोटली बांधी और जंगल की ओर चली गई। जंगल में उसने झोपड़ी बना ली और आसपास की जमीन पर खेत बनाकर बीज बो दिए। खेती बाड़ी करना कड़ी मेहनत का काम था। लेकिन कंसारी के 3 नए दोस्त उसकी खेती में मदद करते, बिल्ली, तोता और मकड़ी। बिल्ली खेतों में से चूहों का शिकार करती, मकड़ी झोपड़ी की देखभाल करती, तोता राज्य में उड़ता रहता और कंसारी को नई नई खबरें सुनाता। वह सब अच्छे दोस्त बन गए और मिलजुल कर रहने लगे। कुछ ही दिनों में कंसारी के हरे भरे खेतों की पूरे राज्य भर में चर्चा होने लगी, जिससे राजा बहुत नाराज हुए और देवताओं के राजा इंद्र देवता के पास पहुंचे और बोले, कंसारी को सबक सिखाने के लिए मेरी मदद कीजिए। इंद्र देवता बोले, यह सब मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं धरती पर सूखा भेजूंगा। कंसारी की सारी फसल सूख जाएगी और फसल चौपट भी हो जाएगी। तोते ने यह बात सुनी और खाकर कंसारी को बता दी। कंसारी और उसके दोस्तों ने फसल नदी किनारे लगा दी। सूखे से राज्य भर में सारी फसल सूख गई, लेकिन कंसारी की फसल लहराती रही। सूखे से राज्य भर में
सूखे से राज्य भर में राजा की सारी फसल सूख गई और लोग भूखे मरने लगे। राजा परेशान राजा का इंद्र देवता के पास पहुंचे और बोले, मेरी मदद कीजिए। इंद्र देवता बोले, तुम्हें मेरी कृषांक, योर टाइम इज ओवर बेटा। आपने बहुत अच्छा सुनाया, थैंक यू सो मच। आप अपना मॉरल बता दीजिए अपनी स्टोरी का मॉरल बता। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, उससे करने वाले के इरादे बुलंद होने चाहिए। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। बिल्कुल, वेरी गुड कृषांक। अगली बार थोड़ा समय का ध्यान रखिएगा, है ना। नेक्स्ट इज माधवी। सुप्रभात मैम। मेरा नाम माधवी है। मैं कक्षा चतुर्थ की छात्रा हूँ। मैं आज एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है अंगूठी चोर की कहानी। एक बार भरे दरबार में राजा अकबर ने अपनी अंगूठी खो दी, तो उनने सब सिपाहियों को अपनी अंगूठी ढूंढने को कहा, पर वहां अंगूठी नहीं मिली। तो फिर वो बीरबल को बताते हैं कि वह अंगूठी उनकी पिताजी की अमानत थी, जिससे वह बहुत प्यार करते थे। बीरबल ने कहा, आप दुखी मत होइए महाराज, मैं आपकी अंगूठी ढूंढ दूंगा। तो राजा अकबर कहते हैं, तुम ही मेरी अंगूठी ढूंढोगे? तो फिर बीरबल सभी दरबारी को देखकर कहता है राजा अकबर से, इन्हीं दरबारी में से किसी ने आपकी अंगूठी चोरी करी है। तो वो कहता है कि जिसकी दाढ़ी पे तिनका होगा वही अंगूठी चोर होगा। तो जो अंगूठी चोर होता है वो अपनी दाढ़ी को ध्यान से देखने लगता है। तो फिर बीरबल को उसकी हरकत दिख जाती है। तो फिर बीरबल कहता है अकबर से कि आपकी अंगूठी मिल गई है। तो फिर वो उसके पास जाता है, उसको पकड़ के कहता है, उससे ले लेता है अंगूठी और उसको पकड़वा देता है। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू माधवी, बहुत अच्छी कहानी थी, वेरी गुड। उन्नति, आप तरीके से बैठिए बेटा, बहुत देर से आप अलग अलग पोज में बैठ रही हैं जो बिल्कुल ठीक नहीं है, और अगर ऐसा ही करेंगी आप तो अगली बार हम आपको रिमूव कर देंगे। ठीक है उन्नति, डिसिप्लिन में रहिए बेटा आप। नेक्स्ट इज मनस्वी। नमस्कार, मेरा नाम मनस्वी कुचेरिया है। मैं कक्षा चौथी में पढ़ती हूँ। आज मैं आपके सामने अपनी हिंदी कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है कर्मों का फल। एक गांव में एक गरीब सेठ रहता था। गरीब इसलिए क्योंकि वो पहले बहुत ही धनवान था। उसने बहुत से अनाथ आश्रम खुलवाए और भूखों को खाना भी खिलवाया और बहुत से गौशालाएं भी बनवाई। जैसे जैसे समय बीतता गया वो सेठ गरीब हो गया और एक दिन राजा ने ये घोषित करवाया कि जो भी किसी ने भी अपने जीवन में कोई पुण्य किए हो को बता के उसका फल ले जा सकता है। जब ये बात सेठानी को पता चली तो सेठानी ने सेठ से कहा, हमने भी तो जीवन में कितने से पुण्य किए हैं। तो फिर सेठ ने कहा, सेठ इस बात से सहमत हो गया और जब वो जाने की तैयारी कर रहा था तो सेठानी ने रास्ते के लिए 4 रोटियां तैयार कर दी और कहा कि रास्ते में खा लेना। चलते चलते
वो बहुत थक गया और गर्मी का समय था, दोपहर हो गई थी। सेठ ने सोचा क्यों ना खाना खा लिया जाए। पास में एक नदी भी थी और उसके पास में एक पेड़ भी था। तो पेड़ के नीचे वो अपना खाना रख के अपना हाथ को धोने के लिए गया, तो वहां पर एक कुतिया और उसके साथ 4-5 बच्चे आ गए। और फिर सेठ जब आया तब देखा कि ये कुतिया कितनी भूखी है, तो उस पे दया आई और उसने अपनी 2 रोटी उसको डाल दी। और फिर वो इतनी भूखी थी कि वो जल्दी जल्दी में रोटी खा ली। और फिर सेठ ने सोचा कि इसके बच्चे भी तो इसका ही दूध पीते होंगे, तो इसने वो बची हुई भी 2 रोटियां उसको डाल दी और वो फिर पानी पी के ही अपने रास्ते चला। और जब वो राजमहल में पहुंचा तब राजा को अपने सारे पुण्य बताए और उसके फल मांगने की बात करी। तो राजा ने कहा इन सब का तो कोई फल नहीं, अगर आपने कोई और पुण्य किए हो तो वो भी बताए। फिर राजा ने सेठ ने कहा कि अगर इन सब का कोई फल ही नहीं तो गिनती कराना बेकार है। और फिर वो वहां से जाने लगता है तो राजा उसको रोक के बोलता है कि कल भी तुमने पुण्य किए थे। तो सेठ सोचता है कि कल मैंने तो कोई भी पुण्य किए नहीं थे, तो ये राजा किसकी पुण्य की बात कर रहा है। तो राजा ने कहा कि कल तुमने एक कुतिया को रोटी खिला के जो पुण्य किया उसके बदले में तुम मेरा राज्य ही मांग लो, वो भी कम ही होगा। तो सेठ ने कहा कि सिर्फ ऐसा क्यों राजा जी, मैंने इतने सारे पुण्य किए तो उनका तो कोई फल ही नहीं, सिर्फ एक कुतिया को रोटी खिला। नस्वी, आपका टाइम ओवर हो गया बेटा, आप मॉरल बता दीजिए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए और कल की चिंता नहीं करनी चाहिए। थैंक यू। बिल्कुल ठीक मनस्वी, थैंक यू सो मच। शगुन बेटा आप तरीके से बैठिए। कुछ बच्चे यहाँ पर सारी एक्टिविटीज अपनी कर रही हैं, दिनचर्या की सारी एक्टिविटीज। हर्षित राठौर, सरिता राठौर, शगुन बेटा मैं आपको नाम लेके बोलना नहीं चाहती हूँ लेकिन मुझे बोलना पड़ रहा है ना। प्लीज बेटा, आप सब लोग का यहाँ बॉडी लैंग्वेज के भी नंबर हैं, एक्सप्रेशंस के भी नंबर हैं, मॉरल के भी नंबर हैं, कंटेंट के भी हैं। तो प्लीज आप सब लोग अच्छे से बिहेव करिए, अच्छे से बैठिए। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, है ना? ठीक है। और सब अपना माइक म्यूट रखेंगे, है ना? कैमरा सही पोजीशन में लैंडस्केप मोड में रखेंगे। फोन अपना नियति अपना फोन सेट करिए बेटा आप, ठीक है? जिन बच्चों का हो गया है और वो अपनी अगर लीव करना चाहते हैं तो लीव कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज नैतिक। नैतिक, मेरा नाम नैतिक। सुप्रभात आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे सहपाठी। मैं नैतिक लोनारे में आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है सांप और नेवला। एक गांव में एक किसान रहता था जिसका वो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहता था। किसान ने एक विचार करा कि जब उसका बच्चा बड़ा होगा तो उसे एक साथी की जरूरत होगी। तो उन्होंने सोचा कि वो एक पालतू जानवर पालेंगे। एक शाम किसान एक नेवला का बच्चा लेके आता है। किसान की पत्नी कहती ये तो बहुत छोटा है पर जल्दी ये बड़ा होके मेरे का दोस्त बनेगा। किसान का नेवला और किसान का बेटा जल्दी जल्दी बड़े होते। किसान नेवला जल्दी से 5-6 महीने के अंदर ही पूरा बड़ा हो जाता है और किसान का बच्चा अभी भी पानी में सोने वाला बच्चा रहता है, खाता था, रोता था। एक दिन किसान की पत्नी बाजार जा रही होती है। वो किसान से कहती है कि मैं बाजार जा रही हूँ, बच्चे का ध्यान रखना। और मैं स्पष्ट रूप से कह दूं कि मेरे को
बच्चे को नेवले के साथ अकेले छोड़ने में अच्छा नहीं लगता है। किसान कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। नेवले और किसान का बच्चा अच्छा दोस्त थे। तो फिर वो किसान की पत्नी चले जाती है और फिर किसान के पास कोई काम नहीं होने के कारण वो भी चले जाता है। तो जब खेत में जाता है तो उसके दोस्त मिलते हैं तो आपसी में, तो फिर वो उनसे मिलने के कारण वो लेट हो जाता है। तो फिर किसान की पत्नी अपनी खरीदारी कर लेती है पूरी, तो वो घर आ रही होती है तो उसे मंगूस दिखता है। वो उसका इंतजार कर रहा होता है। तो वो जब घर के पास आती है तो मंगूस उसके पास आ जाता है जैसे कि वो पहला करता था। तो उसके मुंह में खून लगा हुआ था, पंजे पे खून पे, और उसने कहा तुमने मेरे बच्चे को मारा है। तो फिर वो अपनी पूरी ताकत से सब्जियों की टोकरी उसके ऊपर फेंक देती है और वहीं पर मंगूस मर जाता है। तो वो अंदर अपने बच्चे को देखने लग जाती है तो बच्चा आराम से सो रहा था, पर एक जमीन पर काला सांप मरा पड़ा था। तो उसे एहसास होता है कि यहाँ पर क्या हुआ होगा। वो जाके मंगूस को नैतिक, ढूंढने आपका लगती समय है। पूरा हो गया है बेटा, योर टाइम इज ओवर। आप मॉरल सुना दीजिए। मॉरल। हमें कोई काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। हमें पहले सोच समझकर काम करना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू नैतिक। गुड मॉर्निंग मैम। नेक्स्ट इज निपेक्षा। निपेक्षा। गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम निपेक्षा मावर है। मैं आपके सामने एक स्टोरी पेश करना चाहती हूँ जिसका शीर्षक है शेर और गाय। एक समय की बात है जब बहुत सारी गायें एक जंगल में रहती थी और वो चरने के लिए 5 साल जंगल में जाती थी। और वहाँ एक शेर रहता था, एक छोटा शेर रहता था। और वो हमेशा एक एक गाय को चुन करके मार कर उसका मांस खा जाता था। इस बात को लेकर गायों ने एक बैठक बिठाई और उनमें से एक समझदार गाय ने बोला, जैसे कि आप सब को पता है कि शेर उनमें से एक को चुन करके मार देता है, खा जाता है। ये इसका कारण है कि हम सब अलग अलग जंगल में जाते हैं और वो हमें एक एक करके खा जाता है। तरफ एक साथ जाएंगे और वो चलेंगे और वो एक साथ फिर अगले दिन जंगल में जा रही थी और चढ़ने लगी। निपेक्षा, आपका टाइम ओवर हो गया है, खत्म हो गया है आपका टाइम। मॉरल बता दीजिए, मॉरल ऑफ द स्टोरी। और एकता में शक्ति होती है। थैंक यू सो धन्यवाद मच। थैंक यू सो मच निपेक्षा। नियति, नेक्स्ट इज नियति। सब बच्चे प्रॉपर तरीके से बैठेंगे, कैमरे से दूरी बना के रखेंगे, कैमरे की तरफ देख के बोलेंगे, है ना। नियति, अपना कैमरा सही करिए बेटा, रोटेट मोड पे रखिए। मैम रोटेट मोड पे ही रखा है। लैंडस्केप करो बेटा उसको, ऐसे करिए, गजराज सर दिखा रहे हैं आपको वैसे। देखो सेल्फ महेश, क्या करना है इसको। अब अच्छा है, आप शुरू करिए। थैंक यू।
मेरा नाम नियति है, मैं कक्षा चौथी A में पढ़ती हूँ। आज मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने वाली हूँ जिसका नाम है सच्चे मित्र। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, एक का नाम था मोटू, एक का नाम था पतलू। पतलू बहुत ही ज्यादा पतला था और मोटू बहुत ही ज्यादा मोटा था। एक दिन उनके बहुत पुराने दोस्त ने उसको अपने जन्मदिन के पार्टी पे बुलाया, जहाँ रास्ते में एक गहरा जंगल भी पड़ता था। जैसे ही वो जहाँ निकलते थे वहाँ बहुत सारे जंगली जानवर आए। भालू भालू वो डर गए और पतलू तो पेड़ पे जाके चढ़ गया। और मोटू ने बात सुन रखी थी कि भालू मरे लोगों को नहीं खाता। तो जब भालू थोड़ी दूर पे चला गया तो पतलू नीचे आ गया और मोटू भी उठ गया। तो मोटू ने बोला कि अब से मुझे कभी भी मित्र मत बोलना। धन्यवाद। इस कहानी से ये शिक्षक मिलता है कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो बुरे वक्त में काम आते हैं। धन्यवाद। थैंक यू नियति, वेरी गुड। नेक्स्ट इज रिद्धिमा गोयल। रिद्धिमा गोयल। नमस्कार, मेरा नाम रिद्धिमा गोयल है। मैं कक्षा चौथी में पढ़ती हूँ। रिद्धिमा आपकी आवाज नहीं आ रही है हमको। तेज बोल। नमस्कार, मेरा नाम रिद्धिमा गोयल है। मैं कक्षा चौथी में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है पते की बात। कहानी कुछ इस प्रकार है। बेटा अभी भी आपकी आवाज क्लियर नहीं है। रिद्धिमा आपकी आवाज क्लियर नहीं है बेटा, थोड़ा सा। हाँ, एक बार की बात है, एक व्यापारी था, उसके पास 3 ऊँट थे जिन्हें लेकर वो शहर शहर घूमता और व्यापार करता। एक दिन कहीं जाते जाते रात हो गई तो उसने सोचा कि मैं इस सराय में आराम कर लेता हूँ तो और अपने ऊँटों को बाहर बांध देता हूँ। तो वो अपने ऊँटों को बांधने लगा। उसने अपने 2 ऊँटों को तो बांध दिया, लेकिन जब तीसरे ऊँट को बांधने गया तो उसकी रस्सी फिर फट गई। तो वो परेशान होने लगा। तभी वहां से एक बाबा गुजर रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटा, परेशान क्यों हो? मुझे अपनी परेशानी बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। तो व्यापारी बोला, बाबा मैं थक गया हूँ, मुझे आराम करना है, लेकिन इस तीसरे ऊँट को बांधने के लिए मेरी रस्सी कम पड़ रही है। तो बाबा बोले, बस इतनी सी बात, जैसे तुमने अपने दोनों ऊँटों को बांधा है उसी तरह अपने तीसरे ऊँट को बांधो। तो व्यापारी हैरान से बोला, अभी तो बताया मैंने कि मेरी रस्सी कम पड़ रही है, तो मैं बांधू तो बांधू कैसे? तो बाबा कहते हैं कि मैंने कब कहा कि तुम इसको रस्सी से बांधो, तुम इसे कल्पना की रस्सी से बांधो। व्यापारी ने वैसा ही किया। व्यापारी उसको बांधने का नाटक करने लगा और पल भर में ही ऊँट बैठ गया और व्यापारी आराम करने चला गया। अब सुबह हुई तो व्यापारी को शहर की ओर जाना था। अब वो अपने ऊँटों को खोलने लगा। उसके 2 ऊँट तो उठ गए और चलने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उसका तीसरा ऊँट उठ ही नहीं रहा था। उसने गुस्से में आके उसको मारने लगा, तब भी वो नहीं उठा। तभी वहां से वही बाबा जा रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इस बेजुबान को क्यों मार रहे हो? जो कल ये बैठ नहीं रहा था तो तुम परेशान थे, आज ये बैठा हुआ है तब भी तुम्हें परेशानी है। तो व्यापारी कहता है कि मुझे जानना है, मुझे जल्दी है, लेकिन ये ऊँट उठ ही नहीं रहा है। बाबा कहते हैं कि इसको पहले खोलो तो सही, तभी तो ये उठेगा। तो व्यापारी कहता है कि मैंने इसको कल बांधा ही कहाँ था, मैंने तो बस बांधने का नाटक किया था। बाबा कहते हैं, जैसे कल तुमने इसको बांधने का नाटक किया था उसी तरह आज तुम इसको खोलने का नाटक करो। रिद्धि योर टाइम इज ओवर बेटा, आप मॉरल सुना दीजिए।
कहानी तो छोटी सी है लेकिन बहुत बड़ी बात सिखाती है। जिस तरह ऊंट जश्न रस्सियों से बंधा था, उसी तरह लोग भी पुराने रीति रिवाजों से बंधे रहते हैं। ऐसे कुछ नियम हैं जिनके होने तक की वजह उन्हें पता नहीं होती, फिर भी वो उनसे बंधे रहते हैं और दूसरों को भी बांधना चाहते हैं और आगे नहीं बढ़ना चाहते। जबकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसलिए हमें अपनी सोच बड़ी रखनी चाहिए। धन्यवाद। रिद्धि, थैंक यू सो मच रिद्धि, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट इज ऋषित। सुप्रभात, मेरा नाम ऋषित सिन्हा है। मैं कक्षा चौथी में पढ़ता हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है पापा की सीख। ये बात पिछले साल की है। एक शाम मेरे कुछ दोस्त मेरे घर पे मुझे साइकिल चलाने के लिए बुलाने के लिए आए, तो मैंने उन्हें मना कर दिया। पापा ने मुझसे पूछा, तुम साइकिल चलाने क्यों नहीं गए? तो मैंने उनको बताया मेरी साइकिल छोटी हो गई है। जब अगले दिन पापा मेरी साइकिल की हाइट ऊंची करवा दी। जब मैं अपनी साइकिल लेके अपने दोस्तों के पास गया तो वो मेरा मजाक उड़ाने लगे, क्योंकि मेरे सारे दोस्तों के पास नई साइकिल आ गई थी। इसलिए मैं पापा से नाराज था। जब मैंने पापा को सारी बात बताई तो वो मुझे समझा रहे थे कि मेरी साइकिल बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे तो अपने दोस्तों को दिखाने के लिए नई साइकिल चाहिए थी। इसलिए मैंने रात भर जिद करता रहा। अगले दिन पापा मुझे मेरी पसंद की नई साइकिल दिलाने ले गए। मैंने अपनी पसंद की नई साइकिल ले ली। जब मैं अपनी नई साइकिल लेके खुशी से अपने दोस्तों को दिखाने गया तो वो मेरा दोबारा मजाक उड़ाने लग गए, क्योंकि मेरे कुछ दोस्तों के पास गियर वाली साइकिल थी। इसलिए मैं परेशान होकर पापा के पास आया तो पापा मुझे समझा बोले कि तुम जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना कि हमारी खुशी का कारण हमारे अपने हाथों में है। अगर हम अपनी खुशी का कारण किसी सामान या व्यक्ति के हाथों में दे दें तो हम आजीवन दुखी रह सकते हैं। उस दिन के बाद मैं कभी उदास नहीं रहा। पापा की ये सीख मुझे जीवन भर याद रहेगी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हर हाल से खुश रहना चाहिए। धन्यवाद। मैम आपका माइक म्यूट है। हाँ बेटा, नेक्स्ट रुक्मणी। रुक्मणी, आवाज जा रही है कि नहीं? रुक्मणी नहीं। नेक्स्ट इज स्वयश। स्वयश, स्वयश। हाँ नमस्कार, मेरा नाम सर्ष पोद्दार है। मैं कक्षा चौथी में पढ़ता हूँ। मेरी आज की कहानी है दो दोस्त। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। वो बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वो साथ में ही खेलते थे, साथ में खाते थे और साथ में ही रहते थे। एक दिन वो खेलते खेलते गांव से दूर चले गए और उनमें से एक बड़ा दोस्त था 10 साल का, वो कुएं में गिर गया। दूसरा दोस्त छोटा था 6 साल का। वो दूर दूर तक देखने लगा, उसको कोई दूसरा नहीं मिला जिसको मदद के लिए बुला सके। और जो 10 साल का गिरा हुआ था उसको तैरना नहीं आता था और वो डूबने वाला था। तभी 6 साल के दोस्त को एक बाल्टी दिखी और उसने उस बाल्टी को कुएं में फेंका। वो बाहर निकाल लिया और एक डर था कि अगर वो गांव वापस जाएंगे तो बड़े उसको ऐसा नहीं हुआ। बड़े विश्वास ही नहीं कर रहे थे कि छोटा सा 6 साल का बच्चा जो एक पानी से भरी बाल्टी नहीं उठा सकता, वो इतने बड़े बच्चे को कैसे उठा सकता है। लेकिन उस गांव में एक बुजुर्ग थे जिनका नाम था रामू चाचा।
वो उस गांव एक थे और बच्चों ने उस बुजुर्ग को बताया कि ऐसा ऐसा है और सारे लोग को पता था कि ये कभी झूठ नहीं बोलते, अगर ये कह देंगे तो हम मान लेंगे। और सब गांव वाले ऊपर गए और कहा कि ये कैसे कर सकता है। और बुजुर्ग ने कहा कि इसने उसने पकड़ कर निकाल ली। सवाल ये नहीं है कि ये कैसे कर सकता है, सवाल ये है ये उसने क्यों किया। और इसका केवल एक ही जवाब है, जब इसने अपने दोस्त को निकाला तब दूर दूर तक कोई नहीं था जो इसको कह सकता तू ये नहीं कर सकता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एक इंसान कुछ भी कर सकता है अगर उसको खुद पर विश्वास हो और कोई दूसरा उसे ये कहने ना कर सकता है। धन्यवाद। Next is Varenya. वरेनियम शायद एब्सेंट हैं। आदित्य कुमार 4th बी आदित्य कुमार। चलिए आदित्य आप शुरू कीजिए। आदित्य आपका माइक आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए माइक को। आदरणीय शिक्षक गण सुप्रभात। मेरा नाम आदित्य कुमार है और मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। आज मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है ईमानदार लकड़हारा। एक बार की बात है, एक लकड़हारा था। वो लकड़ियाँ काटता था और लकड़ियाँ काट के उनको बाजार में बेच के उससे जो उसको पैसे मिलते उससे वो अपना घर का गुजारा करता। एक बार वो नदी के किनारे गया और उसने नदी के किनारे पेड़ देखा और फिर वो उसको काटने लगा। फिर उसने देखा कि अचानक से उसकी कुल्हाड़ी काटते काटते पेड़ को नीचे उस नदी के पानी में गिर गई है। तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा एकदम से दुखी हो गया और उसने कहा कि भगवान से कि हे भगवान अब मैं क्या करूं। तो फिर उसने नदी के किनारे जाकर बोला कि हे भगवान अब मैं क्या करूं। फिर नदी में से वो देवी निकल के आई एक और उस देवी ने कहा कि क्या बात है पुत्र, तुम क्यों रो रहे हो। तो उस लकड़हारे ने देवी को सारी समस्या बताई कि उसकी जो कुल्हाड़ी है वो पेड़ काटते काटते पानी में गिर गई है। उसके बाद फिर वो देवी पानी के अंदर गई और फिर बाहर आई एक सोने की कुल्हाड़ी के साथ। तो उस देवी ने कहा कि क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है पुत्र। तो उस जो ईमानदार था वो लकड़हारा, इसलिए उसने उस कुल्हाड़ी सोने की कुल्हाड़ी को लेने से इनकार कर दिया। उसके बाद फिर जब वो जो देवी थी वो दोबारा से पानी के अंदर गई तो वो बाहर आई एक चांदी की कुल्हाड़ी के साथ। तो उन देवी ने कहा कि क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है पुत्र। तो फिर उस जो लकड़हारा था वो बहुत ईमानदार था, इसलिए उसने उसको भी इनकार कर दिया लेने से। उसने कहा कि बस मेरी कुल्हाड़ी एक साधारण सी लोहे की बनी है, आप बस मेरे को वो दे दीजिए। तो वो जो देवी
देवी थी वो दोबारा से पानी के अंदर गई और आई एक लोहे की कुल्हाड़ी के साथ। उसके बाद फिर उन देवी ने कहा कि क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है पुत्र? तो उन देवी ने, उस लकड़हारे ने कहा कि हाँ यही मेरी कुल्हाड़ी है। तो उस देवी ने कहा कि तुम बहुत ईमानदार हो और मैंने तुमको 2 सोने की और चांदी की कुल्हाड़ी दिखाई, इसलिए मैं तुमको ये गिफ्ट के नाम के तौर पर तुमको ये मैं गिफ्ट में देती हूँ। तो फिर वो जो लकड़हारा था वो बहुत खुश हुआ और फिर वो अपनी तीनों कुल्हाड़ी को लेकर के अपने घर चला गया और फिर वो तीनों कुल्हाड़ी अपनी पत्नी को दिखाई और फिर आदित्य, आपका टाइम ओवर हो गया है बेटा, आप मॉरल बता दीजिए। इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमको ईमानदारी दिखानी चाहिए और हमको किसी भी चीज को बस अपनी ही चीज को लेना चाहिए और किसी और की चीज में लालच में नहीं आना चाहिए। धन्यवाद। वेरी गुड आदित्य। अनन्या, अनन्या मीना। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम अनन्या मीना है और मैं सुनाना चाहती हूँ उसका उसका और बहुत अच्छा लगता था। बहुत एक आया अनन्या, हमें आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, थोड़ा आपको बाद में चांस देते हैं, थोड़ी देर आप अपना सेट कर लीजिए, है ना, आपको बाद में चांस देंगे, ठीक है अनन्या? ठीक है, नेक्स्ट इज दिव्या। दिव्या। मॉर्निंग मैम, मेरा नाम दिव्या कुमारी है, मैं पढ़ती हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ जिसका शीर्षक है जूते पाँव में ही होते। एक लड़का था, वह बहुत शरारती था। वह अपने दोस्तों के साथ शरारत करता था, वह अपने माता पिता के साथ भी शरारत करता था। उसके माता पिता ने उसे सुधारने के लिए बहुत सारे उपाय का प्रयोग किया पर वह नहीं माना। वह एक दिन अपनी भेड़ चराने जा रहा था, तभी दिव्या, हमें भी आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, जहां नेट ठीक आ रहा है वहां जाके देख लीजिएगा, आपको फिर से चांस देंगे, ठीक है? अभी यहाँ से आपकी आवाज बिल्कुल नहीं समझ में आ रही है बेटा, ठीक है बेटा, आपको दोबारा चांस देंगे, है ना? चलिए, ईशा, ईशा पालीवाल। ईशा, ईशा आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा। ईशा, लीड को हटा दीजिए, लीड को हटा दीजिए। हाँ, अब बोलिए बेटा। सुप्रभात, मेरा नाम ईशा पालीवाल है, मैं कक्षा 4वीं में जोर से बोलो बेटा थोड़ा। आज मैं हाँ आप सबके सामने एक हिंदी कहानी सुनाने जाने वाली हूँ जिसका शीर्षक है शेर और खरगोश। एक जंगल में भासु नामक शेर रहता था। वो प्रतिदिन पशुओं को मारकर अपना भोजन करता था। सभी पशु ने तय किया कि अब से शेर के पास एक पशु रोज जाएगा। शेर इस बात को मान गया था। उस दिन से शेर को गुफा में बैठे बैठे ही भोजन मिल जाया करता था। शेर ये धमकी देके गया था, जिस दिन उसे पशु नहीं आएगा उसके पास, उस दिन वो अपने शिकार पर निकल जाएगा और पक्षियों को मारने लगेगा। इस डर से भी सब पशु जाते थे। ऐसे करते करते एक दिन खरगोश की बारी आई। खरगोश मौत की घड़ी आने वाली थी, इसलिए धीरे धीरे जा रहा था। उसे रास्ते में एक कुआं दिखाई दिया। उसने देखा उसमें तो उसकी परछाई दिखाई, तो उसके मन में एक सुझाव सूझा। तो वो शेर के पास पहुंचा तो शेर गुस्से में लाल हो रहा था। उसने खरगोश से पूछा, इतनी देरी क्यों हो गई? तो खरगोश
सिर झुकाकर बोला, स्वामी पहले देरी होने का कारण तो जान लीजिए। फिर शेर ने बोला, बताओ। फिर खरगोश बोला, सभी पशु ने तय किया कि मैं बहुत छोटा हूँ, इसलिए मेरे साथ 4 पशु और भेजे। हम पांचों आ रहे थे तो अपनी गुफा में से एक शेर निकला। उसने कहा, वाह, आज तो गुफा से निकलते ही भोजन मिल गया। फिर हमने कहा, हम भासुक शेर जी के राजा जी के भोजन है। तो उसने कहा, भासुक कौन होता है राजा? इस जंगल का राजा तो मैं हूँ। तो तुम में से 4 जने मेरे पास रुक जाओ और एक जना जाके उस भासुक को बुला के ले। फिर शेर ने कहा, आज तो मैं अपनी भूख उसके रथ से ही मिटाऊंगा। फिर वो लेके गया। उसने कुएं में देखा तो शेर बोला, ये तो बिल्कुल मेरे जैसा ही है। फिर खरगोश बोला, जी महाराज, सब शेर एक जैसे ही होते हैं। फिर शेर कुएं में कूद गया और डूब गया। ये बात जानकर सभी पशु बहुत खुश हुए और खरगोश की चतुराई पर भी वो नाचने गाने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि वो उसी के पास बल है जिसके पास बुद्धि का बल है। धन्यवाद। थैंक यू ईशा, वेरी गुड। नेक्स्ट इज मृत्युंजय। मृत्युंजय श्रृंगी, मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका नाम है खुद का मूल्य। एक आदमी बुद्ध के पास गया और उसे पत्थर दिखाया और कहा, इसका मूल्य क्या है? उसने कहा, जाओ इस पत्थर का मूल्य पता करके आओ। फिर वह डर कर एक संतरे वाले के पास गया। फिर संतरे वाले ने कहा, इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत क्या है? संतरे वाले ने उसे ले लिया। फिर वह सुनार के एक सब्जी वाले के पास गया। उसने कहा, इसकी कीमत क्या है? उसने कहा, सब्जी वाले ने कहा, एक बोरी आलू ले जा और उसे मेरे पास छोड़ जा। फिर वह सुनार के पास गया और कहा कि इसकी कीमत क्या है? फिर उसने कहा, 50 लाख में बेच दो। उसने कहा, तो 25 लाख में बेच दो या तुम ही इसकी कीमत बता दो। फिर वह जोरी के पास गया। फिर उसने एक लाल कपड़ा बिछाया। फिर उस हीरे की परिक्रमा लगाई। फिर माथा टेढ़ा। फिर पूछा, कहाँ से लाया है? फिर उसने कहा, ये हीरा सारी दुनिया के बीच में थी और इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती है। फिर वह परेशान होकर भगवान बुद्ध के पास गया। ऐसा ही मानवीय मूल्य का भी है। तू बेशक हीरा है, तू तेरी पहचान अपनी है और से लगाएगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि खुद का मूल्य पहचानो। मृत्युंजय। प्रियांश प्रजापति। नेक्स्ट इज प्रियांश प्रजापति। नमस्ते टीचर, मेरा नाम प्रियांश प्रजापति है। मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। आज मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है 4 दोस्त। एक बार की बात है, 4 दोस्त थे जिनको पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह दिन भर पार्टी करते रहते थे। एग्जाम के पहले दिन भी वह पार्टी कर रहे थे। तभी उन्होंने सोचा कि हम कल टीचर को झूठ बोलेंगे। अगले दिन वह
टीचर स्कूल गए और टीचर से कहा, टीचर हम कल किसी की शादी में रहे थे, लौटते वक्त हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, हमारे पास एक्स्ट्रा टायर भी नहीं था, क्या मैं फिर हमको गाड़ी को धक्का मार मार के घर तक पहुंचाना पड़ा। आज हमारी हालत नहीं है एग्जाम देने की, हम एग्जाम बाद में दे सकते हैं। टीचर ने कहा ठीक है, तुम एग्जाम कल दे देना। सभी बच्चे बहुत खुश हुए और घर जाके पढ़ाई करने लगे। अगले दिन वह एग्जाम देने स्कूल गए। चारों दोस्तों को अलग अलग क्लासरूम में बिठाया था। पेपर में केवल 2 ही प्रश्न थे। पहला, तुम्हारा नाम क्या है, और दूसरा, गाड़ी का कौन सा टायर पंचर हुआ था। सभी चारों दोस्तों ने झूठ बोला था, इसलिए उनका उत्तर अलग अलग आया था। टीचर ने पेपर को देखा तो वो समझ गए कि चारों दोस्त झूठ बोल रहे हैं। उनसे उनका झूठ पकड़ा गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमको कभी भी झूठ बोलना नहीं चाहिए और कभी भी झूठ का साथ नहीं देना चाहिए। थैंक यू। Very good, Priyansh. Very good. Next is Priyanshu Saini. Priyanshu Saini. प्रियांशु सेन शायद एब्सेंट है? प्रियांशु हैं आप? हाँ ठीक है, चलिए। हाँ बोलिए, अपना कैमरा एडजस्ट करिए बेटा। बोल। एक बार की बात है, एक लकड़हारा रहा था और उसे एकदम से एक नदी के पास वो उसे काट रहा था कि उसकी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई और भगवान मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई। और फिर उसने नदी के पास जाकर कहा, सही बोल मैडम, थोड़ी सुनी दे। ओ भगवान, मेरी कुल्हाड़ी पानी के अंदर गिर गई। अब मैं खाना कैसे, जोर बोले नहीं। फिर पानी में से एक देवी निकली और फिर उसने। प्रियांशु एक जगह रुक के बोलिए, हिलिए नहीं, और आपकी मम्मी की आवाज बीच बीच में आ रही है, उनको भी मना करिए। कैमरे की तरफ देख के बोलिए बेटा, है ना। चलिए। फिर पानी से एक देवी निकली और उसने कहा, हे पुत्र, तुम रो क्यों रहे हो? फिर उसने खड़ाने ने अपनी सारी बात बताई। फिर उसने सब बात बताई और पानी में देवी ने एक सोने की कुल्हाड़ी निकाली और और फिर उसने कहा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? फिर उसने बोला नहीं। फिर उसने वापस पानी में डुबकी लगाई और फिर उसने चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। फिर उसने बोला, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? फिर उसने बोला नहीं, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी। तो उसने एक लोहे की कुल्हाड़ी निकाली और उसने बोला, हाँ यही है मेरी कुल्हाड़ी। फिर वो चला गया। फिर उस देवी ने कहा, हे इधर आओ, तुम बहुत ईमानदार हो, इसलिए तुम तीनों कुल्हाड़ियां ले जाओ। फिर उसने ये बात सबको बताई और एक गांव वाले ने अपनी कुल्हाड़ी उसी पेड़ को काटना शुरू किया और फिर उसकी जानबूझकर वो कुल्हाड़ी पानी में फेंक दी और फिर वही देवी निकली। और फिर है ना, उसने कहा कि तुम्हारी कुल्हाड़ी सोने की है। बोला, हाँ हाँ मेरी कुल्हाड़ी सोने की ही है। योर टाइम इज ओवर, आपका समय हो चुका है।
आप मॉरल ऑफ द स्टोरी बता दीजिए। इस कहानी से क्या मिलता मॉरल क्या है आपकी स्टोरी का? इस कहानी से यह सीख मिली कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। चलिए नेक्स्ट है रुक्मणी। रुक्मणी है, रुक्मणी इज एब्सेंट। शगुन जोशी। शगुन आप बोलिए बेटा। शगुन अभी तक तो थी आप। हाँ चलिए बोलिए शगुन। हाँ गुड मॉर्निंग। सुप्रभात आदरणीय शिक्षकों, मेरा नाम शगुन जोशी है। मैं कक्षा चौथी में पढ़ती हूँ। मेरी कहानी का नाम एक किसान तीन बेटे। एक किसान खेती करता था, उसके तीन बेटे थे। अब वह बहुत बूढ़ा हो चुका था, उसकी तबीयत बहुत खराब होने लगी थी। उसने सोचा कि मैं अपना खेत किसे दूं। उसने सोचा कि मैं अपने तीनों बेटों की एक परीक्षा करूंगा। उसने अपने तीनों बेटों को एक सफेद गाय देकर बोला कि जिसकी गाय सोने की होगी उसको मेरा खेत मिलेगा। सबसे छोटा बेटा हमेशा उसकी देखभाल करता रहा, पर दो बड़े बेटे शुरू में तो उसकी देखभाल कर रहे थे, पर बाद में उन्होंने देखभाल करना छोड़ दिया। अगले दिन उसके पिताजी ने पूछा कि आओ और बताओ कि किसकी गाय सोने की हो गई। उसने बोला, सबसे छोटा बेटा जल्दी से चला गया और सफेद गाय को ही लेकर, पर दोनों बड़े बेटों ने सुनहरा रंग उसके ऊपर ढोलकर उसे ले गए। उन दोनों बेटों ने बोला कि जी हमारे को खेत दे दो। उन्होंने बोला नहीं, हमारा खेत सबसे छोटे बेटे को मिलेगा, क्योंकि ये कोई जादुई गाय नहीं थी, यह एक साधारण गाय थी। इसमें कोई जादू नहीं था। मैं आप सबकी ईमानदारी देखने के लिए यह परीक्षा ली थी, इसलिए हमें इससे यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। थैंक यू। वेरी गुड शगुन। नेक्स्ट इज सोनाक्षी दशोरा। सोनाक्षी दशोरा। मेरा नाम सोनाक्षी दशोरा है। मैं कक्षा चौथी ब में पढ़ती हूँ। मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। उस कहानी का नाम है नम्र बनो कठोर नहीं। एक संत महात्मा थे। उन्होंने अपने अंतिम उपदेश के लिए अपने शिष्यों को बुलाया, अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि जरा मेरे मुंह में जाकर देखो दांत है कि नहीं। शिष्य आते हैं, महाराज के मुंह में जाकर देखते हैं। वे बताते हैं कि महाराज आपके दांत तो कहीं वर्ष पहले ही चले गए। फिर महात्मा बोलते हैं कि जरा मेरे मुंह में जाकर देखो जीभ है कि वो भी चली गई। संत आते हैं, मुंह में जाकर देखते और बताते हैं कि महाराज आपके जीभ तो है। संत महात्मा बोलते हैं कि इससे तुम्हें कुछ सीखने को मिला। दांत तो मेरे बाद में आए थे, इसलिए उन्हें बाद में जाना चाहिए था। जीभ तो मेरे पहले से ही है। सब शिष्य एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। फिर महाराज बताते हैं कि इससे कि अगर संसार में ज्यादा समय तक रहना है तो जीवान की तरह मुलायम बनो, दांत की तरह कठोर नहीं। इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि नम्र बनो कठोर नहीं। धन्यवाद। वेरी गुड सोनाक्षी, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी आपकी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट इज सुचित्रा कुमारी। सुचित्रा है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम एंड सर। मेरा नाम सुचित्रा कुमारी है।
और मेरी कहानी का नाम है आशा की किरण। एक समय की बात है। एक कमरे में 4 मोमबत्तियां एक साथ जल रही थी और एक कमरे में 4 मोमबत्तियां एक साथ जल रही थी और फिर उनमें से एक मोमबत्ती बोली कि मेरा नाम शांति है और इस दुनिया में अब बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा है, इसलिए इस दुनिया में अब मेरी जरूरत नहीं है। इतना कहते वो वाली मोमबत्ती बुझ गई। फिर उनमें से दूसरी मोमबत्ती बोली कि मेरा नाम सत्य है, मेरा नाम सत्य है। फिर इस दुनिया में अब झूठ बोलना बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इस दुनिया में अब मेरी भी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए इतना कहते ही वो वाली मोमबत्ती भी बुझ गई। फिर उनमें से तीसरी मोमबत्ती बोली कि मेरा नाम प्रेम है। इस दुनिया में अब अपनों से दूसरों से क्या अपनों से भी प्रेम करना छोड़ गया है, इसलिए इस दुनिया में अब मेरी भी कोई जरूरत नहीं है। फिर इतना कहते ही उस कमरे में एक बच्चा आया। उसने 3 मोमबत्तियों को बुझा देखकर वो बहुत दुखी हो गया। फिर उसने बोला कि मोमबत्ती कि तुम्हें तो अंत तक जलना था, तुम तो अभी तक ही बुझ गई। तो इसलिए फिर चौथी मोमबत्ती बोली कि मेरा नाम आशा है। तुम मेरी लो से इन तीनों मोमबत्तियों को जला सकते हो। फिर उस बच्चे की आंख में खुशी से चमक उठाई। फिर उसने मोमबत्ती से आशा से तीनों मोमबत्तियों को जला दिया। फिर तीनों मोमबत्तियां खुशी खुशी जलने लगी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी आशा और हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। जो हमें कठिन से कठिन परिस्थितियां आती हैं उनसे हमें हिम्मत आशा और हिम्मत चाहिए। धन्यवाद। वेरी गुड सुचित्रा, वेरी गुड। नेक्स्ट इज उन्नति राव। मॉर्निंग मैम, मेरा नाम उन्नति है, मैं क्लास 4th में पढ़ती हूँ। मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है फूटा घड़ा। एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था राहुल। उसके 2 मटके थे, एक फूटा मटका और एक अच्छा मटका था। एक दिन जब वो पानी भर के ले जा रहा था तब दूसरे मटके ने फूटे मटके से कहा, अरे तुम तो मालिक के किसी काम ही नहीं आते हो, तुम्हारे में से तो सारा पानी फूट जाता है। फिर फूटे मटके ने बोला, अरे मैं एक दिन मालिक से बोलूंगा कि मुझे बदल दे। ऐसे करके वो दूसरे दिन बोलने हुआ, लेकिन वो बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। एक दिन जब वो पानी भर के ले जा रहा था तब उसने बोला कि मेरे को तुम बदल दो, कि मैं तुम्हारे किसी काम का ही नहीं हूँ, देखो मेरे में आधा ही पानी भरता है। यह सुनकर राहुल थोड़ी देर सोच में पड़ा और फिर उसने बोला कि तुम मेरे बहुत काम आते हो। उसने बोला, वो कैसे? उसने बोला कि जब मैं जाता हूँ तो मैं ध्यान रखता हूँ कि तुम्हारा पानी फूल में ही गिरे। ऐसे तुम्हारे जो ये पानी होता है ये नीचे गिरता है फूलों में, इससे अच्छे अच्छे फूल उगते हैं रंग बिरंगे और खुशबूदार। ये फिर भगवान जी को चढ़ाए जाते हैं। उनको बेचकर मेरे पास बहुत पैसा आता है, इसलिए मैं इसमें छुपी अच्छाई देखता हूँ। तुमने सिर्फ इसमें छुपी बुराई देखी है, लेकिन मैंने इसकी अच्छाई देखी है। इसलिए इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि उसकी अच्छाई ढूंढकर उसके वो सीखिए। थैंक यू। हाँ, थैंक यू नितिन। नेक्स्ट इज विनीत।
मेरे शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है फूटा घड़ा। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका एक छोटा सा खेत था। उसके पास 2 मिट्टी के घड़े थे। वह हर रोज अपने घर के लिए दूर नदी से पानी लाया करता था। उनमें से एक घड़ा टूटा हुआ था, इसीलिए नदी से पानी लाते समय एक घड़ा पूरा भरा हुआ और दूसरा आधा भरा हुआ रहता था। एक दिन सभी घड़ा फूटे घड़े से कहता है कि तुम आधा पानी लाके किसान की मेहनत बेकार कर देते हो। ये सुनकर फूटे घड़े को बहुत दुख होता है। एक दिन वो किसान से कहता है, मालिक आप मेरे बदले दूसरा घड़ा ले लीजिए, मेरे कारण आपकी मेहनत बेकार हो जाती है। किसान इसको कहता है, तुम सिर्फ अपनी बुराई देख रहे हो, पर मैं शुरू से ही उस बुराई के साथ छिपी हुई अच्छाई को देख रहा हूँ, इसीलिए मुझे तुममें कोई कमी दिखाई नहीं दी। जाने अनजाने में तुमने मेरी बहुत मदद की है। फूटा घड़ा बोलता है, वो कैसे? जब हम नदी से पानी लाते हैं तब तुम्हारा आधा पानी जमीन पर गिरता है, जिससे उधर फूलों को उगने में मदद मिलती है। फूटा घड़ा पूछता है, इसमें आपकी मदद कैसे हुई? किसान बोलता है, अब मैं खेत के साथ साथ उन फूलों को भी बाजार में बेचने लगा हूँ, जिससे मेरे पास और अधिक धन आ जाता है। ये सब तुम्हारी वजह से ही मुमकिन हो पाया है। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें अपने आप और दूसरों को कम नहीं समझना चाहिए और दूसरों की बुराई के साथ छिपी हुई अच्छाई को ढूंढकर उन्हें और निखारना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच विनीत। और आपके ये घड़े हमें भी चाहिए, है ना? वेरी गुड बेटा, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी स्टोरी थी आपकी और आपने जितनी मेहनत की है इसमें वो दिख रही है। थैंक यू सो मच। एक बार स्क्रीन पे घड़े दिखाइए आप अपने बेटा, दोनों घड़े दिखाइए और ये प्रमिला मैडम के लिए सुरक्षित रख लीजिएगा। अच्छे से दिखाइए, इधर आइए थोड़ा सा, इधर। हाँ, वेरी गुड, वेरी नाइस बेटा, बहुत अच्छा लगा, शाबाश। थैंक यू मैम। हाँ, वेलकम बेटा। अब अनन्या है, अनन्या आ चुकी है। हाँ अनन्या, आप स्टार्ट कीजिए। मेरा नाम अनन्या मीना है, मैं क्लास 4th में पढ़ती हूँ। मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी सुनाने वाली हूँ। उसका नाम है मूर्ख माली। एक छोटे से बाग में एक माली रहता था और है ना वो अपने बाग में है ना उसकी अच्छे से रखवाली करता था। और एक दिन उसका उस माली का दोस्त आकर बोला कि दोस्त, आज हमारे शहर में मेला लगा है और आज उसका अंत दिन है। तो माली बोला, नहीं नहीं, फिर मेरे पौधों को पानी कौन देगा? और फिर बाद में उसी बाग में एक बंदर रहता था, उसे प्यार से माली बंदरू बुलाता था। फिर बंदरू बोला कि दोस्त, तुम घूमने जाओ, मैं तुम्हारे पौधों को पानी दे दूंगा। और फिर माली चला गया। फिर बाद में उस बंदरू ने अपने है ना सारे बंदर दोस्तों को बुला के पौधों में पानी देने का काम बोल दिया। फिर बाद में उनसे एक दोस्त बोला बंदरू से कि दोस्त, कि है ना एक पौधे में कितना पानी देना है? फिर बंदरू बोला, अरे मैं तो ये पूछना भूल ही गया। फिर बाद में बंदरू बोला कि जितना बड़ा पौधा होगा उतना ही उसे पानी डालना पड़ेगा। और फिर बोला कि क्योंकि है ना पौधे की जड़ें पानी पीती है। फिर बाद में उसके एक दोस्त ने बोला, हमें उसकी जड़ उखाड़ के देखना पड़ेगा। फिर बाद में
सारे बंदरों ने वो पौधे उखाड़ उखाड़ के उसमें पानी डालने लगे। फिर बाद में तब शाम को माली आया तो उसने बोला, तुमने ये क्या किया? आखिर की मैंने एक जानवर पे कैसे विश्वास कर लिया। इस कहानी की ये शिक्षा है कि हमें किसी दूसरे के भरोसे हमारा काम नहीं डालना चाहिए। थैंक यू। वेरी गुड अनन्या, वेरी गुड। नेक्स्ट इज दिव्या आ गई है। दिव्या, हाँ जी दिव्या आप सुनाइए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम दिव्या कुमारी है। मैं कक्षा चौथी में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। का शीर्षक है चूर के पाँव नहीं होते। एक लड़का था, वह बहुत ही शरारती था। वह अपने दोस्तों के साथ शरारत करता था। वह अपने माता पिता के साथ भी शरारत करता था। उसके माता पिता ने उसे सुधारने के लिए बहुत सारे उपायों का प्रयोग किया, पर वह नहीं माना। एक दिन वह अपनी भेड़ चराने जा रहा था, तभी उसने एक शैतानी की। उसने बोला, भेड़िया आया, भेड़िया आया। फिर सब लोग भागे भागे आए। फिर उन्होंने बोला कि बच्चे भेड़िया कहाँ है? और फिर बोला, उस लड़के ने बोला कि भेड़िया मैं तो बस मजाक कर रहा था। फिर वो लोग गुस्सा होकर चले गए। और फिर तीसरे चौथे दिन ऐसा ही हुआ। फिर बाद में एक दिन असली में भेड़िया आया और फिर उसने बोला कि भेड़िया है, भेड़िया है। फिर लोगों ने उसकी बात पे विश्वास नहीं किया और फिर वो कि इसको तो मजाक करने की सूझी रहती है। और फिर तब भेड़िए ने उसकी सारी भेड़ों को खा लिया। और जब भेड़िए की आवाज आई तब लोग भागे भागे आए। और फिर लोगों ने उसको देखकर ही लोमड़ी मतलब भेड़िए ने इतने सारे लोगों को देखकर वो डर कर भाग गए। और फिर वो लड़का पेड़ पर बैठा डरा हुआ था। और फिर लोगों ने उसे पेड़ से नीचे मारा। इस कहानी में यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और इससे हमारे ऊपर कोई विश्वास नहीं करता। थैंक यू। वेरी गुड दिव्या, वेरी गुड। रुक्मणी, वरेनियम, यशोदा वरेनियम को देखो। अच्छा, अब कोई भी बच्चा जो 4th स्टैंडर्ड में बाकी रह गया है अपना नाम बोलिए। अगर बाकी है तो प्लीज अपना नाम बोलिए। क्या बेटा? 3rd का नहीं, मैं 4th स्टैंडर्ड में कोई बच्चा अगर रह गया है तो अपना नाम बोलिए। 4th स्टैंडर्ड, 4th AB। नो है? कोई है बेटा? ये 4th स्टैंडर्ड से पूछ रही हूँ मैं। 3rd वाले अभी कुछ रेस्पॉन्स नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच 4th स्टैंडर्ड, आपने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। थैंक यू सो मच। है ना? 2 मिनट में अब 3rd स्टैंडर्ड का शुरू हो जाएगा, तो आप लोग रेडी रखिए। अपने कैमरे को लैंडस्केप मोड पे रखिए। 4th वाले लेफ्ट कर दीजिए। अगर आपको लेफ्ट करना है लेफ्ट कर दीजिए। आपका हो गया बेटा 4th स्टैंडर्ड। रिकॉर्डिंग